हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई थी, किसने दी थी। तो देखिए, सबसे पहले ये जो थ्योरी है ये दी थी आर.एस. मुलिकन ने। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसको दिया था आर.एस. मुलिकन ने। और ये थ्योरी क्यों आई थी, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये चीज आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या बताया इस थ्योरी ने। तो ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूल के नेचर को बताती है कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डाईमैग्नेटिक है। बहुत सारी चीजें बताती है ये थ्योरी मॉलिक्यूल के बारे में। उसके बॉन्ड ऑर्डर को बताती है, उसकी बॉन्ड लेंथ को बताती है, उसकी स्टेबिलिटी को बताती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या नहीं बता पा रही थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, बीवीटी थी, उसने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो डायामैग्नेटिक होता है, बट एक्सपेरिमेंटली O2 वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और ऐसा ये थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है। तो आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि ये डायामैग्नेटिक क्या होता है और ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो देखिए, जो डायामैग्नेटिक होता है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक मैग्नेट से यानी मैग्नेट को रिपेल करता है, मैग्नेट से दूर भागने की कोशिश करता है। अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये मैग्नेट की तरफ क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में बस ये छोटा सा डिफरेंस है कि जो डायामैग्नेटिक होता है वो मैग्नेट को रिपेल करता है, और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो मैग्नेट की तरफ आने की कोशिश करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो बीवीटी थ्योरी थी इसने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन है वो डायामैग्नेटिक है, मींस कि वो मैग्नेट से दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो ऑक्सीजन है वो मैग्नेट के पास आने की कोशिश करता है, यानी कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक देखा गया। तो ये चीज बताई थी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं इसके कुछ मेन पॉस्टुलेट्स। अब तक हमने पढ़ा कि ये थ्योरी क्यों आई और किसने दी। ठीक है, अब इसके मेन पॉस्टुलेट की बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसकी फर्स्ट लाइन कह रही है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए मॉलिक्यूल्स तो सभी जानते हैं और सबको पता है कि एटम और एक दूसरा एटम, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो अब इतनी सी बात सोचिए कि जब एटम और एटम आपस में दोनों मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे कि नहीं। जब एटम और एटम यानी कि दो एटम आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। जाहिर सी बात है, जब एटम और एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइन, यानी कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कौन करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। आगे ये कह रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एज SPDF, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। S स्फेरिकल शेप का होता है, P डम्बल शेप का होता है, D डबल डम्बल शेप का होता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हमें पता है कि वो क्या होते हैं, SPDF।
लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम भी क्या यही होंगे? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एस ऑर्बिटल आपस में मिलजुल करके जो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, क्या उनके नाम भी एसपीडीएफ के ऊपर बेस्ड होंगे या फिर कुछ और होंगे? तो देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो नाम होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मींस कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो नाम होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस पर नहीं होते। यानी कि अगर दो एस ऑर्बिटल आपस में मिलजुल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं दो, तो इन दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन करके रेडी हुए, इन दोनों के नाम एस के बेस पर नहीं होंगे या फिर एसपीडीएफ नहीं होंगे। इनके नाम मिलेंगे हमें सिग्मा, पाई और डेल्टा। इस तरीके के नाम होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर करिए कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नाम होते हैं एसपीडीएफ, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नाम होते हैं सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। अब यहीं से थर्ड पॉइंट रिलेट होता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी कि जितने ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे वो भी हमें दो ही मिलेंगे, और जिनका नाम क्या होगा? सिग्मा या पाई। अब देखिए यहाँ से कितनी सारी चीजें क्लियर हुई फर्स्ट पॉइंट से कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? एसपीडीएफ। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नाम होते हैं सिग्मा है, पाई है, डेल्टा है। लेकिन डेल्टा का यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो आपको सिर्फ याद रखना है सिग्मा और पाई। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन होगा। यानी जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग सेम और नियरली सेम एंड सेम शेप। देखिए, फोर्थ पॉइंट जो कहता है इसका, उसका मतलब है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिर्फ वही कंबाइन कर सकते हैं जिनकी एनर्जी या तो सेम है या नियरली सेम है। अब सेम एनर्जी का मतलब तो समझ में आ रहा है कि एस वाला एस से ओवरलैप करेगा, पी वाला पी से ओवरलैप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एस वाला पी से कर जाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी या तो सेम होगी या नियरली सेम होगी, और उनकी शेप भी सेम होगी। ठीक है, उनकी शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी, या फिर एनर्जी नियरली सेम होगी। अब देखिए, सेम का मीन्स तो समझ में आ रहा है, लेकिन नियरली सेम का मीनिंग क्या है वो देखिए। तो देखिए सेम का तो मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका ये ऑर्बिटल 1s1 और इसका ये ऑर्बिटल 1s1, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। लेकिन नियरली सेम वाले का मतलब क्या है? ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेंगे H2। ठीक है, नियरली सेम में क्या है कि जैसे कि ये है CO, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इसका S1s और इसका 1s, कहीं ना कहीं ये दोनों अंदर ही अंदर आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इनकी एनर्जी सेम तो नहीं है लेकिन नियरली सेम है। तो इस तरीके की जो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है इसको बोला जा रहा है नियरली सेम। तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स आपस में जब कंबाइन करेंगे तो या तो सेम एनर्जी वाले कंबाइन करेंगे या फिर नियरली सेम एनर्जी वाले कंबाइन करेंगे, और जो कंबाइन करेंगे उनकी शेप सेम होगी। देखिए शेप कैसे सेम होगी? देखिए, शेप सेम का मतलब है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उनकी शेप सेम होगी। यानी कि अगर एक एस ऑर्बिटल है तो दूसरा एस ऑर्बिटल यानी कि स्फीयर ही कंबाइन करेगा। एक पी ऑर्बिटल है तो दूसरा भी पी ऑर्बिटल ही होगा। यानी इन दोनों के बीच में ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों
नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो शेप है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फोर्थ जो पोस्टुलेट है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो आपस में कंबाइन करेंगे वो या तो सेम एनर्जी के होंगे या नियरली सेम एनर्जी के होंगे और उनकी शेप भी सेम ही होगी। अब देखिए इसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको माइंड लगा करके समझना पड़ेगा। तो देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट को समझते हैं। तो देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट है कि एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, क्या है ये, तो यही समझेंगे हम। तो देखिए ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। किसने बताया ये, श्रोडिंगर ने। और श्रोडिंगर ने इसको किस अपनी इक्वेशन में दिखाया था, साई से। तो इसको बोल देंगे हम, ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको बोल देंगे हम साई 1 और इसको बोल देंगे हम साई 2, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वेव की तरह वर्क करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डुअल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेव की। तो यहाँ पर ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, ये वेव की तरह वर्क कर रहे हैं। तो देखिए वेव जो होती है वो 2 मेथड से वर्क करती है, ठीक है। एक देखिए कि एक जो वेव है वो ये है और एक वेव ये है, इन दोनों को प्लस किया जा रहा है। तो ये किस तरीके की वेव बनाएगी, ये कुछ इस तरीके की, यानी ये ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और नीचे की तरफ भी इंक्रीज हो जाएगी अगर इस वेव को इस वेव के साथ इंक्रीज प्लस किया जा रहा है तो। और एक तरीके से ऐसे वर्क करती है कि अगर इस वेव को हम इस वेव में से माइनस कर दें तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर इसको हम प्लस करते हैं, यानी एक वेव को दूसरी वेव में अगर प्लस किया जा रहा है तो इस तरीके के इंटरफेरेंस को, यानी इस तरीके की ओवरलैपिंग को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इस तरीके की जो ओवरलैपिंग या फिर इंटरफेरेंस होता है जिसमें बिल्कुल खत्म ही हो गई है लास्ट में वेव, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, हालांकि ये नोट्स में है, कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। तो देखिए मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ये इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव, TIVE, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो दूसरी वाली है ये, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज आपने समझी, क्या समझी कि ये जो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 तरीके से वर्क करते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, वेव की तरह। तो वो 2 तरीके से काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि जब भी वेव इस तरीके से वर्क करेगी, यानी कि प्लस करके ओवरलैपिंग करेगी, तो उस तरीके की ओवरलैपिंग को बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और जब भी माइनस करेगी, यानी कि इस तरीके की ओवरलैपिंग करेगी माइनस करके, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर जो बॉन्डिंग होगी उसको बोला जाएगा एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, ठीक है। और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी उसको बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट करनी है आपको, वो ये कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल है और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो स्टेबल है, यानी कि ये स्टेबल है ये अनस्टेबल है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो लेस है और यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज्यादा है। और ये वाला जो है ये अनस्टेबल है, यानी कि ये जो है ये अनस्टेबल है और ये वाला ये स्टेबल है। अब देखिए अब आपको क्या याद करना है यहाँ पर। अब देखिए फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 ऑर्बिटल है। यहाँ पर ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बहुत ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है।
तो उन ऑर्बिटल का नाम हमने दे दिया यहाँ पर psi1 और psi2। अब जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ वेव वर्क कर रहे हैं, और जो वेव की तरह वर्क कर रहे हैं वो टू मेथड से वर्क कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से कर रहे हैं, प्लस प्लस करके, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से कर रहे हैं, माइनस करके, ओवरलैप करके। ठीक है, तो ये जो वेव है, जो दो वेव हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर जो भरे हुए हैं वो एज अ वेव वर्क कर रहे हैं, तो वो दो तरीके से वर्क कर रहे हैं, एक तो माइनस माइनस वाला यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक प्लस प्लस वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो है एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। देखिए जहां पर माइनस है वहां पर जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहां पर प्लस है उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इसलिए ऊपर लिया गया है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को नीचे इसलिए लिया गया है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है और ये अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है और ये स्टेबल है। अब देखिए जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो यहाँ पर यही है जो मैंने आपको अभी समझाया था। आप इसको फिर से एक बार खुद से बना के देखिए, ऑर्बिटल्स को खुद से वेव की तरह वर्क कराइए, खुद से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाइए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अभी हमने इसके पढ़े थे मेन पोस्टुलेट्स, अब हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आखिर बनते कैसे हैं, यानी किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है उनके बीच में। ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है इंटरफेरेंस, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरफेरेंस या फिर ओवरलैपिंग। तो किस तरीके का इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो सिग्मा और एक पाई। एक बनते हैं सिग्मा और एक बनते हैं पाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस के द्वारा, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा। तो जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर एक्सियल कैसे, देखिए एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है ये देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दे रखा है कि एक एस ऑर्बिटल है और एक दूसरा भी एस ऑर्बिटल है, यानी कि दोनों एस ऑर्बिटल हैं। अब ये तो हमने अभी इससे पहले वाले पोस्टुलेट में ही पढ़ा था, फिफ्थ पोस्टुलेट में, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह जब वर्क करता है वो दो तरीके से वर्क करता है, एक प्लस यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा। एस ऑर्बिटल पहले तो वर्क करेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह ओवरलैपिंग करके, फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर वर्क करेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है एस के बीच में, यहाँ पर हमें इस तरीके का मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पर सिग्मा 1s मॉलिक्यूल। यहाँ पर जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है यानी बीच में माइनस है, तो हमें मॉलिक्यूल इस तरीके का मिल रहा है, ठीक है, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल घट गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई है। तो इस जो देखिए जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाती है उसको बोला जाता है नोडल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो इसको बोलेंगे हम नोडल प्लेन। जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी उसको बोला जाता है नोडल प्लेन, नोट कर लीजिए। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। इसका नाम था सिग्मा 1s, इसका सिग्मा स्टार, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए। अब देखिए इसका जो सेकंड टाइप है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन का, उससे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल है हमारे पास
नाइट्रोजन का, यानी एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो हमें पता है ये बात पहले से ही कि यहाँ पर एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं उसके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग हुई होगी, एक्सियल इंटरफेरेंस हुआ होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, तभी तो सिग्मा बॉन्ड बना होगा। तो अगर हम इसके ऑर्बिटल्स बनाएं और उनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो पी वाले कुछ इस तरीके से आएंगे, यानी इसका पी एक्स पी वाई पी जेड और इसका पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ पर पी जेड वाला पी जेड से ओवरलैपिंग करेगा, पी एक्स वाला पी एक्स से, पी वाई वाला पी वाई से। तो यहाँ पर मान के चलिए कि जो पी एक्स है और पी वाई है, ये दोनों तो करेंगे ओवरलैपिंग साइड वाइज, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये दोनों तो ओवरलैपिंग इस तरीके से करेंगे कि इसके जो दोनों पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर इसमें से कोई एक तो इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा कि उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी कि कोई एक ऐसा है जो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। तो वो जो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा वो ये पीजेड वाला, पीजेड क्या करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट ओवरलैपिंग कराते हैं वो पीजेड के बीच में कराते हैं और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया है ये 2pz, ठीक है। अब ये भी वेव की तरह वर्क कर रहा है, तो एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जब हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका कराया, यहाँ पर एक चीज नोट करनी है आपको कि अगर इधर प्लस साइड है, प्लस है, तो इधर भी प्लस होगा, यानी अगर इस साइड प्लस है तो इस साइड भी प्लस होगा। ये दोनों प्लस प्लस वाली साइड से ही ओवरलैप करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ऐसा नहीं होगा, फिर ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लस प्लस वाली साइड से ही ओवरलैप, यानी कि सेम चार्जेस वाली साइड से ओवरलैप करेंगे। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरीके का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा और इसमें दो नोडल प्लेन। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप इतने पार्ट में, ये इतना पार्ट देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो मतलब यहाँ और यहाँ, ये दोनों जगह क्या बोली जाएंगी, ये दोनों जगह बोली जाएंगी नोडल प्लेन। तो 2pz के पास कितने नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन है, एक ये और एक ये। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 2pz में कितने नोडल प्लेन है। अब देखिए ये जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह वर्क कर रहा है तो हमें इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। अब इनकी शेप की कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसी भी शेप है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके बीच में देखा जाए तो देखिए यहाँ इतने पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट और यहाँ ये वाला पार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है और इन दोनों के बीच में कम हो रही है। तो नोडल प्लेन ये भी बोला जाएगा, ये भी बोला जाएगा और ये भी बोला जाएगा। तो ये जो है नोडल प्लेन, इसमें 2pz में जो नोडल प्लेन है, ये इस वाले 2pz में वो है 3। तो इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम हो गया सिग्मा 2pz। नोडल प्लेन कितने हैं, 2। इसका नाम हो गया सिग्मा स्टार, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका नाम हो गया सिग्मा स्टार 2pz और इसके बीच में नोडल प्लेन हो गया 3। अब देखिए हमने सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके दोनों फॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया है, यानी कि दोनों सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो दोनों टाइप को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि इस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये है फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब डिस्कस कर रहे हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगेन हम नाइट्रोजन वाले एग्जांपल को उठा लेते हैं। तो देखिए ये नाइट्रोजन वाला एग्जांपल है। तो यहाँ हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जो pz है उसके बीच में हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि px और py इन दोनों के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस कि यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ओवरलैपिंग साइड वाइज होगी। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद नोट कर लीजिए कि इसका फॉर्मेशन तब होगा जब ओवरलैपिंग साइड वाइज होगी या फिर साइड वाइज मॉलिक्यूलर इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, यहाँ पर नोट करना है साइड वाइज एटॉमिक
ऑर्बिटल इंटरफेरेंस, ठीक है, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज इंटरफेरेंस करेंगे, तब जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसका फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जो पीएक्स है वही हमने नाइट्रोजन वाले में से पीएक्स उठा लिया है, तो पीएक्स पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, तो इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा हमें, इसका नाम होगा पाई 2px, और इसके बीच में ये जो जगह है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पर नोडल प्लेन। अब देखिए, अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह वर्क करेगा, तो ये इस तरीके का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा हमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नोडल प्लेन है वो 2 है, यानी 2 नोडल प्लेन है, 2 जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0, तो यहाँ पर 2 नोडल प्लेन है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पाई स्टार 2px। इसका नाम था पाई 2px क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, इसका नाम है पाई स्टार 2px क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब जैसे हमने px का किया है, वैसे आप 2py का कराइए, सेम ऐसे ही होगा। अब खुद से करा के देखिए। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब देखिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? नहीं। जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन करते थे 1s 1 2s 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से करते थे, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से नहीं किया जाता। तो उसके सबसे पहले तो आपको ये 3 पॉइंट नोट करने हैं। फर्स्ट इज अफबाउ प्रिंसिपल, यहाँ पर दे रखा है हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट है अफबाउ प्रिंसिपल लगाते हैं सबसे पहले। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है? देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल किया जाता है ऑर्बिटल्स में, वो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर फिल किया जाता है। तो अभी हमने उस डायग्राम में जब हमने ओवरलैपिंग करवाई थी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया था और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया था, तो वहां हमने देखा था कि जो नीचे वाला था उसकी एनर्जी कम थी, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए फिर से ये जो नीचे वाला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है, और ऊपर वाला है इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इनको इनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज के बेस पर फिल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब एनर्जी इसकी कम है तो पहले इसमें फिल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, देन एंटी बॉन्डिंग में फिल किए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर यही कहता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो किए जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उसके बाद किए जाएंगे एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? अब देखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें कभी भी फिल नहीं किए जा सकते। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन, यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड इसके लिए दिया गया है, थर्ड पॉइंट जो है वो है होर्न्स रूल। होर्न्स रूल क्या कहता है? होर्न्स रूल कहता है कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी के 2 और मोर ऑर्बिटल्स हैं तो हम उन ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली फिल करेंगे। अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम उन सभी को पहले सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद उनको डबल करेंगे, यानी कि पहले उनको जो ऑर्बिटल्स हैं उनको इनकम्प्लीट फिल करेंगे सभी को, उसके बाद उनको कंप्लीटली फिल करेंगे। देखिए एग्जांपल की हेल्प से कि यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास इक्वल एनर्जी के। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि पहले इसमें 2 फिल कर दिए, उसके बाद एक इसमें कर दिया, एक इसमें कर दिया। नहीं, पहले हम क्या करेंगे? पहले इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ फिल कर देंगे। अब देखिए बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं इसके वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।